जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। और मैं भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में आपसे चर्चा कर रहा था और 1861 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम तक आपसे मैंने चर्चा किया था। देखिए, अब यहाँ से कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए या भारतीयों का अंग्रेजों के ग्रुप में पार्टिसिपेशन शुरू हो गया था, कह सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 1861 के अधिनियम के तहत, सन 1861 के अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं, जैसे उसमें बताया गया कि कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्य भारत परिषद में शामिल हो सकते हैं। और गवर्नर जनरल की परिषद में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे, और वो कंटिन्यू चला रहा। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लगभग भंग कर दिया गया था आपके 1858 के अधिनियम के पहले। ये सभी क्रमों को आगे देखते हुए सन 1873 में एक अधिनियम लाया जाता है। सन 1873 में 73 का अधिनियम। देखिएगा इस अधिनियम में क्या बात कही गई, यह अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके विषय में हमें जानना है। दरअसल सन 1858 के अधिनियम में ही कह दिया गया था, किसी भी समय कंपनी के हाथ से सत्ता को कंपनी को भाई सत्ता तो हस्तांतरित हो गई थी 1858 में, लेकिन कंपनी को भंग करने के लिए कहा गया किसी भी समय कंपनी को भंग किया जा सकता है। और 1873 के अधिनियम के तहत कंपनी को भंग कर दिया गया। सन 1873 के अधिनियम के तहत कंपनी को भंग कर दिया गया। कब भंग किया गया? देखिएगा, उसे भंग कब किया गया? उसे भंग किया गया 1 जनवरी 1884 को। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, सन 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, तभी इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया था कि किसी भी समय कंपनी को भंग कर दिया जा सकता है। और इस कंपनी को भंग करने के लिए देखिए सन 1873 का एक अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 को कंपनी को भंग कर दिया गया। और भंग करने के उपरांत जब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, तो कंपनी का अस्तित्व भारत से समाप्त हो गया। तो कंपनी का अस्तित्व भारत से समाप्त हो गया। और तभी इस अधिनियम के अंतर्गत केवल इंपॉर्टेंस ये है कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। अब देखो 1884 के समय अगर आपसे पूछे, 1884 के समय अगर आपसे पूछे गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को देखिए, यहां पे मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। लॉर्ड रिपन को ही भारत में जनगणना का
करवाने का जनगणना को प्रारंभ करवाने का श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। वैसे तो जनगणना को प्रारंभ करवाने का श्रेय रिपन को दिया जाता है, लेकिन इसके पहले लॉर्ड मेयो ने भी ट्राई किया था, लेकिन उसके टाइम पे जो जनगणना हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी और लॉर्ड रिपन ने इसको करवाया था। और देखिएगा इतनी घटना हो गई, लॉर्ड रिपन के समय जनगणना को प्रारंभ करवाया गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भंग कर दिया गया, या कुल मिला के कंपनी को ही भंग कर दिया गया, भारत से नहीं, कंपनी को ही भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब कोई भी इस तरह की कंपनी नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की, ठीक है। तो कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शाही अधिनियम, शाही अधिनियम 1876। अगला क्या है? शाही अधिनियम 1876। इसके तहत क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी थी, केंद्रीय कार्यकारिणी, ध्यान दीजिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में किस अधिनियम के तहत छठे सदस्य को प्रवेश दिया गया, या छठा सदस्य जो प्रवेश लिया वह किस विभाग से जुड़ा हुआ था। तो देखिएगा, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इसमें एक छठे सदस्य को नियुक्त किया गया। ठीक है। इसके पहले 5वां सदस्य जो था वो विधि वेत्ता हुआ करता था। 5वां सदस्य कौन होता था? विधि वेत्ता होता था। तो अब इसमें छठवां सदस्य के रूप में किसको, ध्यान दीजिए, छठे सदस्य के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो लोक निर्माण विभाग से संबंधित था। किससे? लोक निर्माण विभाग से संबंधित। ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इसमें एक छठे सदस्य को नियुक्त किया गया, और यह छठा सदस्य कौन होगा? यह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित होगा, या लोक निर्माण विभाग से संबंधित होगा। तो छठे सदस्य जो चुना गया वो किस रूप में? लोक निर्माण के कार्यों से संबंधित था। चलिए, एक तो घटना ये घटी शाही अधिनियम के समय। दूसरा घटनाक्रम क्या होता है? 28 अप्रैल सन 1876 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 अप्रैल सन 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको इतना लिख लें, फिर आगे मैं इसको हटा के फिर आगे बात करता हूं मैं। लिखो आप इसको। हो गया? ठीक, चलो ऊपर का हटा देता हूं। चलिए देखिए,
28 अप्रैल को क्या घटना घटी? 28 अप्रैल 1876 को यहाँ पे क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया एक घोषणा पत्र के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। देखिएगा 28 अप्रैल, इसके पहले क्या हुआ? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक छठे सदस्य को चुना गया। वह छठा सदस्य कौन होगा? वह लोक निर्माण विभाग से जुड़ा होगा। दूसरा घटनाक्रम क्या आता है? 28 अप्रैल सन 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। आप देखिए क्यों कर दिया गया? क्योंकि 1873 के जो अधिनियम था, 1873 का जो अधिनियम था, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कोई संस्था नहीं है भारत के अंदर, तो जो भारत की शासन व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था, अदरवाइज ओवरऑल सभी व्यवस्थाएं अब किसी न किसी के नाम से तो पूर्णतया संचालित होना है, या किसी न किसी के द्वारा तो अब शासन व्यवस्था को संचालित करना है। तो जो ये शाही अधिनियम 1876 आया, इसके तहत महारानी विक्टोरिया को 18 अप्रैल सन 1876 को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, भारत की रानी घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे पूर्णतया नियंत्रण में, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में संपूर्ण भारत आ गया, और यहाँ से अब किसी भी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई। अच्छा चलिए, इसके बाद देखिए, इसको लिख लीजिए या नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट करें, जैसे भी आप लोगों का विचार हो। और ध्यान दें, बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम आपके साथ लाइव आने वाले हैं, और जैसे लाइव आएंगे हम आपको सूचना देंगे, एक दिन पहले आपको सूचित करेंगे कि किस समय से हमारी लाइव क्लास होगी। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1892। भारत शासन अधिनियम 1892। भारत शासन अधिनियम 1892 को देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम जो था, इसको कहा जाता है कि यह अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1892 को यह कहा जाता है कि यह अधिनियम 1861 के अधिनियम से अधिक प्रगतिशील था। ध्यान दें, यह अधिनियम 1861 के अधिनियम से अधिक प्रगतिशील था। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1861 के अधिनियम से तो न्यू पड़ती है ज़्यादातर, और 1892 का जो अधिनियम, उसमें क्या व्यवस्थाएं दी गई? तो देखिएगा, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई। और क्या व्यवस्था रही? इसकी एक और मुख्य व्यवस्था रही कि जो परिषद थी, परिषदों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। परिषदों के
अधिकारों को बढ़ा दिया गया, अधिकारों में वृद्धि की गई, अधिकारों में वृद्धि की गई, परिषद के अधिकारों में, परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। और देखिए इतना ही नहीं है, आप लोगों ने देखा है कि जो वहां पर भारत परिषद थी उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो सदस्य संख्या को 1861 के अधिनियम के तहत जो न्यूनतम थी, न्यूनतम किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत जो न्यूनतम थी वो 6 थी, जो अधिकतम थी वो कितना थी बताओ? अधिकतम कितना थी बताइए? अधिकतम 12 थी। और देखिए इसी चीज को 1892 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई और अधिकतम कितना कर दिया गया? 16 सदस्यों की संख्या कर दिया गया। ये व्यवस्था दी गई। यहां पे बताया जाता है यहां पर निर्वाचन को पहली बार स्वीकार किया गया था। निर्वाचन को पहली बार 1892 के अधिनियम के तहत निर्वाचन को पहली बार स्वीकार किया गया और उसके बाद जो इसके सदस्य चुने जाते थे, भारत के जो सदस्य चुने जाते थे, उनको बजट जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर भी बहस करने का अधिकार होता था। लोकहित, लोक मुद्दे से संबंधित विचारों को प्रकट करने का अधिकार था। लेकिन भारतीयों का एक दुर्भाग्य अभी पीछा नहीं छोड़ रहा। भारतीयों को अधिकार नहीं था कि वह अपना मत वहां पर प्रस्तुत कर पाए, केवल और केवल बहसों में भाग ले सकते थे, पार्टिसिपेशन कर सकते थे। और यहां तक कि गवर्नर जनरल कहा करते थे कि जब जो भी भारत के लोग इस परिषद में चुने गए थे उनके विषय में अक्सर कहा करते थे कि जब हमें आवश्यकता होगी तब हम आपको बुला लेंगे और आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और देखिएगा जो ये सदस्य संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, न्यूनतम 6, अधिकतम 12 और 1892 के तहत न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। इसी तरह से मद्रास, इसी तरह से चले इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा जो यहां पर बताया गया इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये न्यूनतम 6, अधिकतम 12 ये कहा गया 1861 में, और ये न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 ये कहा गया 1892 में। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे कि बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास में भी जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया? न्यूनतम 8। न्यूनतम कितना किया गया? न्यूनतम 8 सदस्य। मतलब जो विधानसभा बाद में बनेंगी यहीं से नींव पड़ती है ये। न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य। न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 सदस्य बंबई और मद्रास में और बंगाल में। बंगाल भी था इसी में। कितना? बंगाल में। और देखिएगा अवध और पश्चिमी प्रांत, अवध और पश्चिमी सीमा प्रांत में जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया। 15 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? अधिकतम 15 कर दिया गया। ठीक है, बंगाल, बंबई और मद्रास में न्यूनतम 8, अधिकतम 20, अवध और पश्चिमी सीमा प्रांत में अधिकतम 15 कर दिया गया। ठीक है, और देखिएगा इस अधिनियम की और क्या विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि बजट या
बजट और लोकहित से संबंधित मामलों में बोलने का अधिकार दे दिया गया या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बहस का अधिकार दे दिया गया। बहस का अधिकार दे दिया गया किंतु, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखिएगा, किंतु मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार नहीं था। और देखिएगा क्या हुआ भाई, ये जो अब यहां पे ये बात आ गई, बजट और लोक हित से संबंधित मामलों में बोलने का अधिकार दे दिया गया, या कह सकते हैं कि बहस का अधिकार दे दिया गया किंतु मत देने का अधिकार नहीं था। तो क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति अपनी बात, तो चलो हमने कह दिया, बहुत अच्छे से कह दिया, समाज में सब लोगों ने सुन लिया, हमारी बात बहुत अच्छी रही, लेकिन फाइनली जब वोटिंग की बात आई तो सीधे से कह दिया गया आप मत करने योग्य नहीं है या आप मत नहीं कर सकते। तो भैया हमारी बहस में भाग लेने या ना लेने का फायदा क्या हुआ? कोई मतलब निकला? जी नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा ये एकमात्र औपचारिकता हमारे साथ निभाई जा रही थी, बाकी उसका हमें अधिकार देने का कोई भी मतलब नहीं था। सीधी सी बात है भाई, अगर उसको हमें अधिकार देना था तो बहस में अधिकार दिया था, लोकहित के मामले में हमें बहस करने का अधिकार दिया, बजट में बोलने का अधिकार दिया, तो भैया हमें मत देने का भी अधिकार देते तो समझते कि आपने हमको अधिकार संपन्न बनाया है या तो हमें आपने अधिकार दिया है। तो इसी मुद्दे को अब देखिएगा आगे क्या होता है। निर्वाचन की पद्धति को अपना लिया गया या निर्वाचन को पहली बार प्रारंभ किया गया, निर्वाचन को अपना लिया गया। निर्वाचन के सिद्धांत को अपना लिया गया। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन के सिद्धांत को अपना लिया गया। तो ये तो अच्छा हुआ कार्य कि भाई निर्वाचन के सिद्धांत को आपने अपना लिया है, तो यहां पे अब निर्वाचित व्यक्ति आएंगे, भले वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आए, लेकिन आएंगे तो भारतीय लोगों से ही। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन जो ये निर्वाचन था ये अप्रत्यक्ष था। अभी भी ये निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्षता नहीं था, ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, लेकिन निर्वाचन के सिद्धांत को अपना लिया गया, ये एकदम क्लियर है। अच्छा, ये बात आई कहां से? ये बात आई तो आई कहां से? दरअसल देखिएगा, निर्वाचन की पद्धति को इतना आसानी से इन लोगों ने क्यों अपना लिया? देखिएगा, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है इसके आधार पे उसका मूल कारण मैं आपको बता देता हूं। देखो, 1857 की क्रांति हुई, 1857 की राज्य क्रांति हुई, 1857 की राज्य क्रांति हुई। उसके बाद से जो भारतीय थे, भारतीयों के अंदर जो ज्वाला जल रही थी, उसी का परिणत है। आगे आगे क्या होता है देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई, शिक्षा के क्षेत्र में एक कारण ये भी है में वृद्धि। जब पढ़े लिखे लोग ज्यादा आएंगे तो माइंड भी उन लोगों का शार्प होगा, तेज चलेगा, और वो लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो इसी वजह से आप लोगों को पता होगा सन 1885 में एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस की स्थापना की जाती है। वह अंग्रेज व्यक्ति कौन था? वो उस व्यक्ति का नाम था A.O.
ह्यूम। कौन था? A.O. ह्यूम। इसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। चलिए, इसी समय एक घटना और घटती है सन 1883 में। सन 1800, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। क्या लाया गया था? इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल को ही श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट बिल को ही श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये श्वेत विद्रोह क्या था या इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, मैं इसको अब आगे आपसे डिस्कशन करता हूं। जो इल्बर्ट बिल विवाद था, इल्बर्ट बिल विवाद, वो था तो क्या था? दरअसल इल्बर्ट बिल विवाद में जब इल्बर्ट बिल आया है ना, तो इल्बर्ट बिल में यह कहा गया कि जो भारतीय जज हैं, भारतीय जज, उनको यह अधिकार दिया गया, भारतीय जजों को अधिकार दिया गया, क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। भारतीय जजों को अधिकार दिया गया कि वह अंग्रेजों से संबंधित या अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। अधिकार दिया गया कि वो अंग्रेजों से संबंधित या अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो उससे अंग्रेजों को एकदम चीटा लग गया। उनको लगा भारतीयों में ये योग्यता कि वो हमारे मैटर को सुनेंगे, हमारे मैटर पे डिसीजन देंगे। हम लोगों के सामने वो तुच्छ हैं। इस वजह से कुछ अंग्रेजों के द्वारा इस बिल के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया कि भैया हमारा जो मैटर होगा, हमारा जो मामला होगा, हमारे अंग्रेज जजों के द्वारा ही सुना जाएगा। कोई भी भारतीय जज हमारे मैटर को सुनने के लिए योग्य नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं, और कोई भी भारतीय जज हमारे मैटर पे सुनवाई नहीं कर सकता। तो उसके बाद लॉर्ड रिपन ने, क्योंकि इस समय जो गवर्नर थे, इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन साहब ने क्या किया? इस बिल को वापस ले लिया। इसी को इल्बर्ट बिल विवाद या इसी को क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो भी मैं अभी तक संवैधानिक विकास के क्रम में आपसे चर्चा किया है, प्रत्येक टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और ध्यान दे के आप लोग इसको स्टडी करते रहें। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब मेहनत करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, और अगर हम आलसपन के मारे पड़े रहे तो सफलता उतना ही हमसे दूर होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जिनमें हौसला होता है वो पर्वतों से भी मार्ग बना देते हैं, वो सीधे रास्तों की बजाय पर्वतों से मार्ग निकाल देते हैं। क्योंकि हौसला, उत्साह,
इसको बना के रखें। और देखिए, मैं मानता हूँ कि इस महामारी के दौर में सभी लोगों के शिक्षा की जो एक चेन है वो टूट गई है, लेकिन उससे निराश ना हो, हताश ना हो। ये तो एक बुरा स्वप्न की तरह आया है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें आपको जीवन में आगे कुछ अभी करना है। तो मेरा कहना एक ही है कि सुरक्षित रहते हुए घर बैठे अच्छे से स्टडी करें। जब हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो घर में रहते हुए भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन जैसी समस्या ख़त्म होगी, कोरोना का जो स्तर है वो डाउन होगा, उसके बाद जैसे कोचिंग ओपन होंगी और कोचिंग जैसे ओपन होंगी, आप लोग ऑफलाइन क्लास प्रारंभ कर दीजिएगा। लेकिन जब तक नहीं होती हैं तब तक समय का सदुपयोग करते हुए आप लोग घर में ही, कम से कम आप लोग घर में ही बैठे बैठे नोट्स तैयार करें, पढ़ें, स्टडी करें, ताकि कभी ये ना लगे कि नहीं हम पढ़ाई से बहुत दूर हो गए हैं, अब अपने आप को हम रिकवर कैसे करें। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए आपके बहुत सारे एग्ज़ाम पास में लगे हैं, और अब पता चला कि अगर हम ये सोच के बैठ गई हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, तो अगर ये सोच के बैठेंगे तो रियल में आपकी कोई तैयारी नहीं है और आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि घर बैठे ही आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, और जितने भी हमारे वीडियो पड़े हैं उन वीडियो से जो भी आपको मदद मिलती है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ तक संवैधानिक विकास के क्रम में मैंने अभी तक आपके साथ चर्चा किया, आपके साथ शेयर किया चीज़ों को, उन बातों में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फायदा होगा। इससे बाहर संवैधानिक विकास से प्रश्न नहीं आते, और चाहे वो सिविल प्रिपरेशन करने वाला हो, चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, सभी के लिए उतना ही यूजफुल है जितना कि एक पेट के लड़के के लिए, जितना कि एक सिविल प्रिपरेशन करने वाले के लिए। तो इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहीं पे वर्क करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे 1909 के हम अधिनियम, जो कि काफ़ी फेमस अधिनियम है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हम थोड़ा सा बंग भंग के विषय में बात करेंगे, जो बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद आपका जो 1919 का अधिनियम आता है, उसके प्रगति के विषय में उसमें क्या क्या खूबियाँ रहीं, क्या उसमें से नुकसान हुए, क्या सांप्रदायिकता क्या है, इसके विषय में हम विधिवत चर्चा आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और, फिर से वही मेरा पुराना टैग, क्या, मेरे साथ मिलकर मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाइए जोरदारी से। पेट का एग्जाम आपके पास है, इसके बाद 30,000 वैकेंसियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाइए, अपने गोल को अचीव करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।